आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से डेरिवेशंस चल रही हैं हमारे पास। नील्स बोहर की एक डेरिवेशन हमने डिस्कस कर ली है, दैट वाज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कि किस तरह से हाइड्रोजन के रेडियस को हम फाइंड आउट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है किसी भी शेल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे मालूम करते हैं। तो स्टार्टिंग हम इस तरह से लेंगे कि किसी भी चीज़ की टोटल एनर्जी वो दो एनर्जीज़ का समेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कैसी एनर्जी होती है, वो ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी आती है, मूवमेंट की वजह से आती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किरण उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। और पोटेंशियल एनर्जी वो पोजीशन की वजह से आती है, हाइट की वजह से आती है, या फिर वो इलेक्ट्रोसिटी के अट्रैक्शन की वजह से भी आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एटम के केस में हमें बताया कि एटम के केस में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो तो हाफ mv² होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर नहीं होगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने राइट हैंड पे कैलकुलेशन की है। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो ग्रेविटी है उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दोबारा से करके दिखाता हूँ किस तरह से मैंने ये काम किया है। देखो लेट्स से कि दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये रहा पॉजिटिव और एक चार्ज हमारे पास ये रहा नेगेटिव, और दोनों बीच के जो डिस्टेंस है हमारे पास, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस है। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, इसको Q1 कह सकते हैं, इसको Q2 कह सकते हैं। अब ये मान लो कि न्यूक्लियस का चार्ज है, तो न्यूक्लियस के चार्ज को लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो Zd के बराबर है। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको मान लेते हैं ये E के बराबर है, तो ये नेगेटिव में होगा, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज़ हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन कह सकते हैं, इसी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क डन एनर्जी, तो बोथ आर सेम थिंग्स। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब F के नीचे हम E लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये होता है K Q1 Q2 ओवर r² इंटू r। तब क्या हुआ बच्चों, r से ये r² कैंसिल हो गया, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, K Q1 Q2 ओवर r। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इनके बीच डिस्टेंस r है। तो हमने यहीं पर K Q1 Q2 अपॉन r में क्या रख दिया, K लिखा, Q1 Zd, Q2 -c और अपॉन r, ये हो गया K Zd² अपॉन r। समझ में आ गई बात किस तरह से मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ mgh नहीं लगाना है, चूँकि mgh ग्रेविटेशनल फील्ड में लगाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन का कोई असर नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो प्लस माइनस 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 का K Zd² अपॉन r हो गया। अब हमने पीछे डेरिवेशन हमने की थी, आपको पता है उसके अंदर डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन ए, जो डेरिवेशन ए हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर आप देखोगे, चेक करोगे, पीछे जाओगे तो mv² आपको बराबर मिल रहा है K Zd² ओवर r के। देखिए आपको mv² वहाँ पर हमने निकाला था K Zd² अपॉन r के, डेरिवेशन 1 में फोर्स क्वांटाइजेशन के अंदर मिला, ओके। तो हम यहाँ mv² को चेंज कर दें K Zd² अपॉन r से, ये हो गया हाफ K Zd² अपॉन r, ये हो गया K Zd² अपॉन r। अब यहाँ पर इसको किस तरह से किया गया, यहाँ थोड़ा सा जैसे अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे मुबशिर भी कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर किया है। उसका एक तरीका तो मुश्किल है, वो है LCM लेकर कर लें। एक और तरीका उसका क्या है, देखो ये K Zd² अपॉन r है, ये भी K Zd² अपॉन r है, ये हाफ है, ये 1 है, हाफ में से 1 को माइनस कर रहे हैं, आधे में से 1 को निकाल लें तो क्या बचेगा, माइनस का आधा बचेगा, ये माइनस का आधा आ गया।
के जेड इसको अपन आर शॉर्टकट, हाफ में से 1 निकाल लेना भाई, आधे में से निकले तो माइनस का आधा बचा, और वेरिएबल हमने वैसे ही लगा दिया, सिंपल। ठीक है, तो आप एलसीएम लेकर भी ये काम कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब ये हो गया केस माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। अब r हमें पता है r बराबर था नहीं है मज़े की 4 पाई। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको निमोनिक सिखाई थी, दोबारा लिख देता हूँ, नहीं है मज़े की 4 पाई, नहीं है मज़े की 4 पाई। उसके लास्ट से हमारे पास आ गया n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर के 4 पाई स्क्वायर। तो 2 1 2 2 2 4 हो गया, फिर ये डिवाइड हो रहा था, रिवर्स किया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया माइनस के जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिवाइड में आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। के 2 बार था तो के का स्क्वायर हो गया, जेड 2 बार था तो जेड का स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया, बाकी एम के 2 पाई स्क्वायर ऐसी रहेगी, नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। ओवरऑल के कूलम्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम्स कांस्टेंट 2, पाई की वैल्यू h, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। जब तुम तमाम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट और दिस वैल्यूज़ यू विल कम टू दिस वैल्यूज़, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, उसके बराबर आ जाएगी ये पूरी वैल्यू। ये जो पूरी वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो पूरी वैल्यू है यार, ये माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम, इसके बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसको हम एक और चीज़ के बराबर लिख सकते हैं, तो जूल पर एटम है ना, अब इसको अगर जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से हम जो है वो उसको लेट से के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास जूल पर मोल आ जाएगा एटम से। तो ये माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1313,000। तो ये ओवरऑल वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, जूल पर मोल आ जाएगा ये। अच्छा, अगर हम इसको किलो जूल पर मोल में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, ये 30 कट जाएगा तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो अब इसकी दो वैल्यूज़ आपकी न्यू बुक के अंदर लिखी गई हैं, एक लिखा गया इस तरह से, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस 13 1 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये जूल पर आइटम में है और ये किलो जूल पर मोल में, दोनों वैल्यूज़ हम बुक के लिहाज से याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसको कैलकुलेशन जब आप करोगे, तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय योर सेल्फ, तो यही आएगा। तो E इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर आइटम, ये आ गया, या फिर हम 13 से भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल भी हमारे पास आस्क किए जा सकते हैं, जैसे बुक के अंदर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल मौजूद है इन योर बुक, यू कैन फाइंड इट, कि ये एनर्जी के लिहाज से मैं आपको पेज नंबर वगैरह बता देता हूँ। तो पेज नंबर 29 में अगर आप आते हैं, पेज नंबर 29 में, और एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, ये हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं क्वेश्चन यही बना देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सही है जो आपने कर लिया, मैं बुक का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने अपनी तरफ से कराया था क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ के इज 2.178 करके लिखा हुआ है, तो 2.18 कह देते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसी डेरिवेशन से हम यहाँ पर निकाल लेंगे उसको। सबसे पहले वी विल हैव टू मेक अ डेटा हेयर। अब हमें पता है नंबर ऑफ शेल हमें यहाँ पर सिर्फ गिवन किया गया है,
और नंबर ऑफ शेल क्या गिवन किया गया है, एन एल शेल कहा गया है। अब एल शेल कहते हैं के एल शेल कौन सा शेल होता है, सेकंड शेल होता है, तो एन की वैल्यू 2 दे दी गई है, क्योंकि हमें पता है एल शेल जो होता है ना सेकंड शेल होता है वो, और हमें ई बताना है एनर्जी, बस डेटा ख़त्म। इसके बाद आते हैं हम किस पे भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से होगा भाई, वी नो दैट एनर्जी बराबर होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18। अच्छा, वैल्यू ऑफ के दिया गया है, इस पूरे को ना के कह दे रहे हैं इस कांस्टेंट को, तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अपॉन एन स्क्वायर। तो ये एनर्जी आ गई -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर? आंसर कैलकुलेट करके बताएं, व्हाट इज़ द आंसर हियर? एनर्जी कितनी आ गई? -5 एक्सपोनेंट -19 और यूनिट आ जाएगी भाई जूल पर एटम, चूँकि हमने यहाँ पर, क्योंकि इसमें वैल्यू ये वाले दिए तो जूल पर एटम में ही आएगा। अगर वैल्यू आपको 13 दे दे तो फिर हम उसको किलो जूल पर मोल में निकाल लेते हैं, तो वो डिपेंड करेगा पेपर में कौन सा देंगे, वी डोंट नो। तो हम दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको ऊपर बता दी के की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमने इसको एक डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट कर ली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी मैं आपको साथ साथ ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड डेरिवेशन हमारे पास जो है वो, हम इसमें फ्रीक्वेंसी को, सॉरी चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, वो हम उसको यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सी डेरिवेशन हमारे पास होगी, ये भी तो कर लिया हमने। सी है हमारे पास, सी क्या है बच्चों, दैट इज द चेंज इन एनर्जी। अब इसको लिखे नहीं, अब सिर्फ पहले इसको समझ लें आप, उसके बाद लिख लेना एट द एंड डेल्टा ई। इसके डेरिवेशन करते हैं। डेल्टा ई हमारे पास है चेंज इन एनर्जी, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर आ रहा है या हायर से लोअर पर आ रहा है, तो कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि दिस इज एक एटम ड्रॉ कर लें, यह न्यूक्लियस है, दिस इज़ द फर्स्ट शेल एंड दिस इज़ द सेकंड शेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शेल है, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया हमारे पास, और एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, E1 हो जाएगी, इसकी E2 हो जाएगी। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है लोअर से हायर या हायर से लोअर पे, जब लोअर से हायर पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर पर आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और released by an electron is delta E। तो वो डेल्टा ई है, कितना एनर्जी चेंज आया मतलब ना। ये तो हमने एनर्जी की बात कर ली, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक शेल के अंदर, और यहाँ देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कितना एनर्जी चेंज आ रहा है। अब एनर्जी चेंज को बताने के लिए डेल्टा ई को हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा E2 - E1, यही होता है बोहर के मुताबिक, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने E2 - E1। अब देखो यहाँ पर E की वैल्यू हमें पता है, अब E2 - E1 करना है तो सेकंड शेल के लिए ये N2 हो जाएगा और फर्स्ट शेल के लिए N1 हो जाएगा, ये सिंपल हायर लोअर के लिहाज से। तो डेल्टा ई हमारे पास हो गया, E2 के लिहाज से क्या हो गया यहाँ पर -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N1 का स्क्वायर। समझ गए, मतलब E2 - E1 कर दिया, मतलब N2 - N1 कर दिया इस तरह से। अब डेल्टा ई हमारे पास क्या हो गया, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N2 का स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N1 का स्क्वायर। अब प्लस वाला पहले कर देते, माइनस वाला बाद में। तो डेल्टा ई क्या हो गया हमारे पास, -2.18 इंटू 10 की पावर प्लस वाला पहले आएगा ना, तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब कॉमन आ रही है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा ई बराबर हो गया 2.18 इंटू 10 प्लस में ही इंटू 10 की पावर -18
उसके बाद कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज कितना आ रहा है उसके लिए आज से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर n1 और n2 क्या देख लो बच्चों। n1 क्या याद रखना कि n1 हमारे पास है लोअर ऑर्बिट, जिस लोअर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, और n1 कौन सा ऑर्बिट है भाई, हायर ऑर्बिट, मतलब जिस, तो ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट। इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसकी न्यूमेरिकल बुक में नहीं है, तो हम भी इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर रहे, जब डेरिवेशन करा दी। सी के बाद इसके बाद डी पार्ट हमारे पास है। डी पार्ट में क्या करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, समझना है इसको बिल्कुल, वरना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। सारी डेरिवेशन मैं एक साथ करा रहा हूँ लेकिन सीक्वेंस में आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेरिवेशन को हम इस तरह से शो करते हैं, इस अल्फ़ाबेट से। बताया था आपको कि दिस इज़ न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, और न्यू क्या है, न्यू एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। न्यू से शो किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। ऑब्जर्व सी बात है कि जब अगर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है तो वेव्स की सूरत में कर रहा है, लाइट की सूरत में कर रहा है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी ना भाई। तो उसकी फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन हम करते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लांक्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, हम सब ने पढ़ा है प्लांक्स इक्वेशन को, अपनी कॉपी पे लिखा है पिछली क्लासों में। प्लांक्स इक्वेशन क्या कहता है, प्लांक्स इक्वेशन कहता है कि डेल्टा ई बराबर होता है किसके, एच न्यू को। याद आया किसी को, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम इस डेल्टा ई की जगह पर एच न्यू लिख सकते हैं, इसका मतलब है, तो एच न्यू इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18/1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये न्यू यहीं छोड़ दो, एच यहाँ ले जाओ, तो न्यू इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18/h, और ये हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, मतलब कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं की, बस प्लांक्स इक्वेशन को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आ सकती है। मैं एच की वैल्यू पुट नहीं कर रहा इसमें यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, हर्ट्ज़। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हर्ट्ज़ की सूरत में आएगी ना, एच जेड जिसको हम लिखते हैं ना, पता होगा आपको। तो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। अब इसकी एक न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, बुक के अंदर मौजूद है, बुक के एग्जाम्पल में। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इसमें उन्होंने इसका भी किया है ना, एनर्जी वाला शायद डाला हुआ है इसमें, बल्कि एनर्जी वाला ही डाला हुआ है, तो वो क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 30 में है, सेल्फ असेसमेंट है क्वेश्चन, ये आपको पेज नंबर 30 में मिलेगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटोन produced when an electron in hydrogen atom jumps from an orbit n equal to 5 to n equal to 2। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी के तो नहीं न्यूमेरिकल उन्होंने यहाँ पर उसमें डाला है एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले डेल्टा ई की देख लेते हैं, डेल्टा ई के लिहाज से। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा बना लेंगे। कह रहे हैं कि भाई एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो 5वें ऑर्बिट से सेकंड में जंप किया, तो एनर्जी तो रेडिएट किया होगा, हायर से लोअर पे आ रहे। कितना एनर्जी वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना एनर्जी वो रेडिएट किया, रिलीज़ किया, इसको बताना है। तो डेटा बनाएंगे उसमें। डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा भाई कि हायर ऑर्बिट, या पहले लोअर ऑर्बिट लिख देते हैं n1, तो n1 ब्लू से कर देता हूँ। n1 हमारे पास है लोअर ऑर्बिट। तो लोअर ऑर्बिट क्या है, कौन से कम ऑर्बिट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है। और n2 क्या हमारे पास, ऊपर क्या बताया था मैंने, n2 आपके पास है हायर ऑर्बिट, n2 यहाँ पर हायर ऑर्बिट है।
तो हायर ऑर्बिट N2 है, और हायर ऑर्बिट कौन सा है यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर? 5 है, और डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास बन रहा है इसमें? अगर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा ई, तो उसका क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2.18 इंटू 10 की पावर 18, चूँकि हमें जूल में ही बताना है, किलो जूल में नहीं बताना है, जूल पर एटम में बताना, तो ये लगा देंगे, इंटू 10 की पावर 18। उसके बाद 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सॉरी -18, सॉरी। तो डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करो एक साथ, मुझे टोटली बता दो, पूरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बताएं? 4.-19 तो हो गया जूल पर एटम। तो ये एनर्जी चेंज हमारे पास है, डेल्टा ई आ गया। क्लियर है भाई? चेक कर लें। क्लियर है? सही आ रहा है आंसर? अच्छा, तो ये हमने क्या किया यहाँ पर, दैट इज के नेक्स्ट डेरिवेशन हमने यहाँ पर कर लिखना नहीं है अभी इसको, ठीक है? सुने अभी सिर्फ। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर तो यही था हमारे पास कि एक तो न्यूमेरिकल हमने किया एनर्जी मालूम करने के लिए, और एक डेल्टा ई चेंज एनर्जी मालूम करने के लिए। और अभी हमारी A B C D तक डेरिवेशन होगी, टोटल 5 डेरिवेशन है। और 5वीं डेरिवेशन में यहाँ पर हम कराते हैं ई से उसको हम शो करेंगे। दिस इज एक्चुअली द वेव नंबर ऑफ फोटोन। अब जो एनर्जी फोटोन की सूरत में एमिट हो रही है उसका एक वेव नंबर भी होगा। वेव नंबर किसे कहते हैं? वेव नंबर को हम इस तरह से न्यू बनाते हैं और न्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं, न्यू बार, ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। अब जिस तरह से आपको पता है कि अगर कोई वेव होता है ना, तो वेव के अंदर वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस वेव की जो है वो फ्रीक्वेंसी भी होती है, उस वेव की वेवलेंथ भी होती है, उसका टाइम पीरियड भी होता है, उसका एम्पलीट्यूड भी होता है, उसी तरह से उसका वेव नंबर भी होता है। ये सब फिजिक्स की बातें हैं जिसके अंदर आप लोग इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर वेव नंबर को डिफाइन करें कि वेव नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेव नंबर। तो द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है? न्यू बार से एंड इट्स यूनिट, इसको जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स भी हो सकती है, यूनिट हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, यूनिट बाद में बताऊँगा जब मैं समझाऊँगा उसको डिटेल में। मतलब इस तरह समझ जाए आपके, लेट से कि एक हमने यूनिट एरिया ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ जाए यहाँ से यहाँ तक, लेट से समझ जाएँ कि आप 1 मीटर का फासला है, 1 मीटर है, यूनिट लेंथ है। अब इस 1 मीटर में बहुत सारे वेव्स जनरेट हो रहे हैं, जो जितने वेव्स बन रहे हैं ना इसके अंदर, ये कहलाएगा वेव नंबर। यूनिट लेंथ में जितने भी वेव्स आते हैं वो वेव नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वेव की एक प्रॉपर्टी है ये भी, रेडियस जैसे फ्रीक्वेंसी ये सब वेव लेंथ होती है ना, वैसे वेव नंबर भी होती है। अब वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कि जो वेव नंबर हमारे पास होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है? एक फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। ये बड़ा उसको थोड़ी समझ लें। तो न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। अब तो न्यू बार तो वेव नंबर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और सी क्या है यहाँ पर? ये सी यहाँ पर है, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ई इक्वल टू MC स्क्वायर में भी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, रोशनी की रफ्तार ये स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू क्या आती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। पता होगा ये सब आपको। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम सी इंटू न्यू बार से चेंज कर लें तो हमें हमारा आराम से वेव नंबर ड्राइव हो जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम सब्सटीट्यूट कर देते सी इंटू न्यू बार इज इक्वल टू 2.18 × 10 की पावर -18
और ये h हो गया, h मल्टीप्लाई बाय c हो गया, ये चूँकि c मल्टीप्लाई था यहाँ पर आ गया। सॉरी अभी नहीं लेकर आते हैं, अब इसको ऐसे छोड़ते हैं, वो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम c को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन h इंटू सी। अब सही, अब ले आया मैं उठा के। तो उसके बाद 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात इसको समझें हमारी, कि यहाँ पर कि जो h और c है ये कांस्टेंट है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, c जो है वो हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है जो ऊपर से हम लेकर आ रहे हैं। तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक अलग कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, न्यू बार। जब हम देखेंगे, जब हम इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो इसको मिलाकर हम एक कांस्टेंट बना देते हैं, इसको हम लिख देते हैं RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। अब RH क्या है, यहाँ पर RH कहा जाता है राइडबर्ग, ये हमारे पास है राइडबर्ग कांस्टेंट। अब आखिरी बात बता रहा हूँ कि राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट। देखो RH की जो वैल्यू है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप इस कंप्लीट को कैलकुलेट करोगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 10, 9, 6, 7, 8। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, याद रट्टा लगाया मैंने तो 10, 9, 6, 7, 8, 10, 9 पिछले चला गया 6, 7, 8, ये पूरी कैलकुलेशन। उसके बाद 0, 0 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आ जाती है मीटर इनवर्स में। फिर हम इसको अगर हम इसको उसमें करें लाइक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम पीछे जाए, क्या हो जाएगा 1.096, बस यहाँ तक लिखते हैं, इंटू 10 की पावर 7 मीटर। ये ज़्यादा आसान हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप कैलकुलेटर से करोगे तो शायद डायरेक्ट आप यहीं तक आ जाओगे, मतलब डायरेक्ट यहीं तक आ जाओगे, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा अगर आप यहाँ पर इसको h और c से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तब आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आपसे वेव नंबर मालूम किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, क्या भाई वेव नंबर निकालिए अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, इस तरह से। जैसे कि क्वेश्चन है, या मैं आपको बना दूंगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 31 में ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 31 का एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वेव, ये होमवर्क हो गया, आप खुद से बनाएंगे। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम jumps from 4th orbit to 2nd orbit, 4th orbit to 2nd orbit, और यहाँ पर आपको RH की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। जैसे मैंने ऊपर निकाला भी था, ये आपको गिवन भी होता है, मतलब पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में गिवन करके आएगा। अब बड़ा आसान सवाल है बच्चों, तो फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, फीवर लगेगा। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि भाई वेव नंबर निकालिए फोटोन की, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जंप कर रहा है 4थे ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में, तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी लोअर ऑर्बिट की 2 आएगी, और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी हायर ऑर्बिट। बस इसको आप कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। बुक के एग्जाम पे ले हो जाएगा ये काम, या मैं करूँ उसको ईजी है। तो बस एक बार आप उसको रिवाइज़ कर लें चीज़ों को, कि वॉट एवर आज हमने क्या डिस्कस किया है, उसके बाद फाइनली आप लिख लेंगे तमाम चीज़ों को। तो ये कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको बोहर्स की डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई, नील्स बोहर की न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ। नील्स बोहर ने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। उसको सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट किया था, जो लास्ट क्लास हमने कर लिया। अब उस रेडियस को देखते हुए हमने एनर्जी निकाला कि स्पेसिफिक शेल में एनर्जी कितनी है
फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड में कितनी होगी, थर्ड में कितनी होगी, फोर्थ में कितनी होगी। और ये हमें किस फॉर्मूले से पता लग सकता है, इस फॉर्मूले से, nth ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बाद अब एनर्जी, उसके बाद हमने डेल्टा ई निकाला, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज के क्या मतलब है बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट कर रहा है ना। अब वो एनर्जी जो लिबरेट कर रहा है उसको डेल्टा ई कहेंगे। जो एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसको डेल्टा ई कहा जाएगा। और डेल्टा ई मालूम करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला भाई, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला डेल्टा ई के लिए। सही, उस डेरिवेशन आपके सामने मैंने की सारी। इसके बाद जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है जूल में बता दिया, किलो मतलब जूल पर एटम में। हम इन सारी वैल्यू को किलो जूल पर मोल में भी निकाल सकते हैं। उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के बजाय हमें ये वैल्यू 1313 रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने बताया कि कैलकुलेशन किस तरह से मैंने उसको चेंज किया है, जूल पर एटम को किलो जूल पर मोल में। और अब वो जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएट हो रही है, फोटॉन्स की सूरत में निकलनी है ना भाई, तो उस फोटॉन की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, अपनी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी हर्ट्ज़ के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने अलग डेरिवेशन कर ली। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अगरचे इसका न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, बुक के अंदर नहीं है, एग्जाम्पल में भी नहीं है, एंड में भी नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या। इसके बाद हमने फाइनली सबसे एंड क्या निकाला, वेव नंबर। वेव नंबर किस चीज़ को कहते हैं कि किसी यूनिट एरिया के अंदर कितने वेव्स मौजूद हैं, वो वेव नंबर है। तो हमें पता था फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी इंटू न्यू बार के, तो हमने न्यू को चेंज कर दिया सी इंटू न्यू बार से, और सी मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ से हम उसको डिवाइड पर लेकर चले गए। तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू को हमने क्या कह दिया, आर एच क्या कहलाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम था राइडबर्ग, उसके नाम पर आ गया। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कहा कि इसी फॉर्मूले से जो न्यू बार इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इससे आप एक न्यूमेरिकल बनाइए। तो ये होमवर्क आपका हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ गई। ओवरऑल कोई चीज़ मसला करते तो आप पूछ लें, पूरे बोर्ड में कुछ चीज़ समझ में आती है तो बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आज हमने डिस्कस की है। आपको दिख रहा होगा कि इतनी आसान नहीं, टेढ़ी खीरे बड़ी, बट पैटर्न पे करोगे, जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो न्यू बुक है, उसके लास्ट से वेव नंबर की डेरिवेशन तक हमने लास्ट टाइम किया था। उससे आगे अब हम टॉपिक को लेकर जा रहे हैं। और तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 2.3 कल मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, तो जो मैंने लिखा था उसका सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चेक करें कि इधर द आंसर विल बी करेक्ट और नॉट। यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट और वैल्यू ऑफ आर एच आपके पास गिवन है। कह रहे हैं कि वेव नंबर कैलकुलेट कीजिए, न्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फोटॉन के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पर जंप कर रहा है 4th ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये n2 हो गया, ये n1 हो गया। और आर एच मतलब राइडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1.09678 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये आपको दे दी गई है। तो अब डेटा में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले n2 लिखेंगे जो हायर ऑर्बिट है 4, n1 लिखेंगे जो लोअर ऑर्बिट है 2, फिर न्यू बार निकालेंगे, न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था कि न्यू बार इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर एच होता है हमारे पास 1.09678 इंटू 10⁻7। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ये आ रहा है, दैट इज़ 2.051 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बुक में, सेम पेज पर आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट में, कि व्हाट इज़ द वेव नंबर ऑफ फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 5 लेवल टू n = 3 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। दोबारा से आपको वेव नंबर बताना है, मतलब कि न्यू बार की जो वैल्यू है वो बतानी है फोटॉन की जो प्रोड्यूस कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्रोजन एटम में। तो n = 5 से n = 3 में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये n = 5 हमारे पास, दिस इज़ n2 हो गया, ये हायर एनर्जी लेवल, और n1 हो गया दैट इज़ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो डेटा में n2 कर दिया 5, n1 कर दिया 3, और न्यू बार मतलब वेव नंबर वो आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगा दिया आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आर एच हो गया राइडबर्ग कांस्टेंट 1.0967 इंटू 10⁻7, उसके बाद 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएं। मीटर इनवर्स में कुछ ना इसका आंसर आ रहा होगा हमारे पास। वेव नंबर तो क्या आंसर आ रहा है,
779 ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेव नंबर फॉर दिस फोटोन। ठीक है, बस को कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये तो लास्ट से हमने वेव नंबर पढ़ा तो उसके दो न्यूमेरिकल कर लिए कल के लास्ट क्लास में। था बुक के न्यूमेरिकल से सारे ये, क्योंकि बुक के न्यूमेरिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम क्या डिस्कस करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू एनी लोअर ऑर्बिट, देन a series of spectral lines is produced which is called हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि जब हाइड्रोजन के एटम में किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब हम उसका प्रिज्म से उसको पास करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे जंप किए। तो वो फर्स्ट पे भी जंप कर सकता है, सेकंड पे भी कर सकता है, थर्ड पे भी कर सकता है, फोर्थ पे भी कर सकता है, फिफ्थ पे भी कर सकता है, हायर से किसी भी जगह पर जंप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन एटम आपके सामने ड्रॉ किया है। दिस इज़ अ हाइड्रोजन एटम जिसके अराउंड वेरियस शेल्स हैं। दैट्स 1 2 3 4 5 6, ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखो, हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे भी जंप कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल से सेकंड पे भी जंप कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल से थर्ड पे भी कर सकता है, फोर्थ पे भी कर सकता है, फिफ्थ पे भी कर सकता है। अब जब वो हायर एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो क्या होगा, उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट होंगी उनको हम अलग अलग नाम देंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। तो जब फर्स्ट पे जंप करेगा दिस इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़, सेकंड पे जंप करेगा तो लायमन सीरीज़, थर्ड पे जंप करेगा तो पास्टन सीरीज़, फोर्थ पे जंप करेगा तो ब्रैकेट सीरीज़, फिफ्थ पे जंप करेगा तो फंड सीरीज़। दिस इज़ लायमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। पी साइलेंट है इसमें, दिस इज़ कॉल्ड फंड सीरीज़। अब हमें क्या करना है, तमाम सीरीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है, हर एक सीरीज़ के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखनी है हर सीरीज़ की। सबसे पहले लायमन सीरीज़ है, साइंटिस्ट के नाम पर है। तो लायमन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन्स कब जनरेट होती है बच्चों के, जब वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो क्या होगा, देन लायमन सीरीज इज ऑब्टेन। तो लायमन सीरीज ऑब्टेन होगी। ये वाली आप देख सकते हैं, किसी भी हायर से जब फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो लायमन सीरीज की लाइट ऑब्टेन होगी। दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं ये अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन में लाई करती हैं। तो दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स यूवी रीजन में लाई करती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। मतलब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स होती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, यूवी रीजन, एक्सरेज, गैमा रेज सारी होती हैं। तो उनमें जो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है लायमन सीरीज़ की, ये अल्ट्रावायलेट रीजन पर लाई करती हैं। मतलब वॉलेट जो कलर होता है उसके बाद। और जब हमको पता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे होते हैं तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास वो कम हो रही होती है। तो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ वॉलेट कलर से कम होती है, वॉलेट कलर की 4000 होती है, अल्ट्रावायलेट की लेस देन 4000 होती है। तो ये वेवलेंथ को लैम्डा से भी शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर वेवलेंथ इज लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। अल्ट्रावायलेट यूवी जिसको हम कहते हैं उस रीजन में लाई करती हैं। अब अगर हम इसके वेव नंबर की कैलकुलेशन करेंगे, वेव नंबर का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वेव नंबर आपको पता है दिस इज RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ जो n1 होगा आपको पता है n1 यहाँ पर लोअर ऑर्बिट होता है, n2 यहाँ पर हायर ऑर्बिट होता है। तो n1 यहाँ पर लोअर ऑर्बिट कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 डॉट अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है।
मतलब कहीं से भी N2 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, लेकिन अगर फर्स्ट पे जंप करेगा तो लाइमन सीरीज ऑब्टेन होगी किसी भी हायर से। और उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो हमारे पास यूवी रीजन में लाई करेंगे। उसके बाद बामर सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। तो बामर सीरीज़ में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करेगा तो बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड। तो फिर क्या होगा बच्चों, बामर सीरीज ऑब्टेन हो गया। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन लाइक इसमें करेंगे भाई विजिबल रीजन में। ये यूवी रीजन में नहीं, विजिबल रीजन में होती है ना, जो लाइट हम देखते हैं, इसको हम अपनी आम आँखों से देख सकते हैं इस सीरीज़ को। ये विजिबल रीजन में लाई कर रही है। विजिबल रीजन आपको पता है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। मतलब रेड लाइट से लेकर आपकी वायलेट लाइट के बीच में, वॉलेट से लेकर रेड लाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये वाहिद स्पेक्ट्रल लाइन है बामर सीरीज़ की जो विजिबल रीजन में लाई करती है। उसके बाद जब हम इसकी जब हम वेव नंबर की कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा, 2 लोअर एनर्जी लेवल, लोअर ऑर्बिट होता है ना भाई N1, लोअर ऑर्बिट हमारे पास हो जाएगा 2, और जो हायर ऑर्बिट हमारे पास हो जाएगा दिस इज वो 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सेकंड पे जंप करेगा तो बामर सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होंगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है पास्शन सीरीज़। पास्शन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन्स कब ऑब्टेन होंगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट से, तो देन पास्शन सीरीज इज ऑब्टेन्ड। तो हमें पास्शन सीरीज जो है बच्चों वो ऑब्टेन होगी, देन पास्शन सीरीज इज ऑब्टेन्ड। अब इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन्स इसके कहाँ लाई करेंगी भाई, इंफ्रारेड रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगी। मतलब रीजन्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि हम नॉर्मली बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ रीजन्स के बारे में, जो रीजन्स हमारे पास है, क्योंकि पीछे जो हमने क्लासेस करी हैं डिस्कस, उसके अंदर हमने रीजन्स वगैरह को देखा है अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो जैसे कि इस टाइप का होता है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन है। इससे आगे जाएंगे अगर तो अल्ट्रा वॉयलेट है, यूवी है। तो यह विजिबल रीजन आपको पता है ये आपका 7000 एंगस्ट्रॉम से ये यहाँ पर आएंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम आता है। तो यूवी का तो 4000 से भी कम हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। और विजिबल से इस तरफ आएंगे तो दिस इज़ IR, इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड का कितना होगा, ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम होगा ना भैया, 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा। अब इसमें शुरू में आएंगे तो नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के अंदर 3 है, तो वो सब मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उसको मैं समझा दूँगा। तो ये विजिबल है, दिस इज़ ओनली विजिबल रीजन, जहाँ पर कौन सी लाइन लाई करी है, बामर सीरीज़ की। यहाँ पर लाइमन सीरीज़ की लाइन है और यहाँ पर बाकी 3 सीरीज़ की लाइट ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो अब जो पास्शन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कहाँ लाई करेंगे, नियर इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड में लाई करेंगे, बट इंफ्रारेड से बिल्कुल बता समझ जाओ कि ये जो कलर होता है आपका रेड कलर, इसके बिल्कुल करीब, तो हम कह सकते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन में इसकी लाइट जो है वो लाई करती है। अब इसके लिए वेव नंबर की, नियर इंफ्रारेड से हमारा के लैम्डा की जो वैल्यू है इस बार है, वेव लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी 7000 एंगस्ट्रॉम से। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और RH क्या होता है हमारे पास, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मतलब वेव नंबर की इक्वेशन अगर हम लेंगे, अगर हम इसका वेव नंबर निकालना पड़ेगा तो वेव नंबर बराबर किसके होता है, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो n1 आ जाएगा उसको हम क्या फिक्स कर देंगे, 3 फिक्स कर देंगे, तो थर्ड पे कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 फिक्स कर देता हूँ कि 3 का स्क्वायर माइनस n2। अब n2 क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस कब ऑब्टेन होंगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में। जब किसी भी हायर ऑर्बिट से ये फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करेगा तो फिर हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होंगी। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज़ की। अब इसमें लिए वेव नंबर कैसा आएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 यहाँ पर हो जाएगा 4, n2 यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस किस में लाई करेंगे भाई, मिड इंफ्रारेड रीजन में। ये नियर इंफ्रारेड में कर रही थी तो ये मिड इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। सही है। उसके बाद सबसे लास्ट है फंड सीरीज़, पी साइलेंट करते हैं उसके अंदर।
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट, तो फर्स्ट सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होंगी। इनमें स्पेक्ट्रल लाइन्स फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे, मतलब काफ़ी दूर इंफ्रारेड, मतलब जहाँ ख़त्म हो रहा होगा इंफ्रारेड वहाँ पर। अब इसमें RH में N1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, N2 की वैल्यू 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, 6 7 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आएगा पेपर में तो पूरा डिटेल इसकी बता देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, क्लियर है बात। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हमारे पास है कि अ फोटोन ऑफ वेव नंबर दिस वन 23 × 10⁵ मीटर इनवर्स is emitted when electron undergoes a transition from a higher energy orbit to n equal to 2. Determine the orbit from which electron fall and also the spectral lines appears in this transition of electron. Yes, N2 मालूम करना है कि किस हायर एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट एनर्जी उस जो सेकंड एनर्जी लेवल पर आया है, तो N2 मालूम करना है। वेव नंबर दे दिया, स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा कौन सा, स्पेक्ट्रल लाइन तो हम डायरेक्ट बता देंगे, बार्मर सीरीज, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल किस पर आ रहा है भाई, सेकंड, आपको पता है सेकंड पे आएगा तो बार्मर सीरीज ऑब्टेन होगी। ये तो डेटा में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या निकालना है भाई, N2 की वैल्यू, हायर एनर्जी लेवल कौन सा है, किस एनर्जी लेवल से जंप किया इसने, तो न्यू बार इक्वल टू RH, और ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो निकाल लिया आप लोगों ने क्या, नहीं आ रही, मैंने कैलकुलेटर दे दो। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिवाइड पर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 23 × 10⁵ अपॉन दैट इज़ 1.09678 × 10⁻7 इक्वल टू, अब यहाँ यही बच गया सिर्फ 1/2 स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। तो उसको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 23 × 10⁵ डिवाइड बाय 1.09678 to 10⁻7, ये हमारे पास आ जाएगा 0.209 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर में यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, बल्कि तो 1/4 कर सकते हैं, LCM के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं ना, उसमें मसला नहीं है। ओके, तो 1/4 मतलब 0.25 हो गया ये, तो 0.25 - 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, अच्छा सिर्फ माइनस का है ना, उसको इधर ले जाके इसको इधर ले आते हैं, सिंपल एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो 1/N2 का स्क्वायर इक्वल टू 0.25 - 0.209, तो 0.25 - 0.209 ये हमारे पास आ गया 0.041, 1/N स्क्वायर N2 का स्क्वायर इक्वल टू 0.041। तो आप रेसिप्रो कर लेंगे अगर, तो क्या होगा, N2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.041, बराबर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कह लें, एक ही बात है, ये हो जाएगा 24.39। अब उसके बाद क्या करेंगे, रूटिंग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट लेंगे तो ये N2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, उसका रूट अगर हम लें तो ये आ जाएगा 4.93 या 5 के लगभग करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आ रहा है आंसर, मतलब फिफ्थ शेल से वो सेकंड शेल पे ट्रांसफ़र होगा। हाँ, तो ये तो मतलब मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं, वो आप गलत कुछ कर रहे थे मैथमेटिकली, आंसर यही आना चाहिए। अगर आप उसको किसी और मतलब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 किया तो ये आंसर आ गया, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, मतलब हमें एक एक करके सब स्टेप्स को करना पड़ा। जैसे बाकी जगह पर हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर N2 को निकालना था ना, N2 को निकालना था, उसको थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना पड़ा। अगर न्यू बार निकालना होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है, अरेंज करना पड़ा फॉर्मूले को। बस मैथमेटिक्स सही है आपकी, तो आप इसमें फंसेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। बस ये चीज़ ऐसी चीज़ करें जिसमें मैथमेटिक्स को मसला ना है। जैसे 1/N2 का स्क्वायर था, अब इसमें N2 बनाना, तो आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बताना चाहिए कि N2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर इसमें 1/N2 का स्क्वायर को, ठीक है। तो फिफ्थ शेल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो देख रहे हैं आज का, दैट इज़ डिफेक्ट्स इन अदर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आखिरी चीज़ बताता हूँ कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से बोहर के एटॉमिक मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जो कुछ हम 3 क्लासों से पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें फाइनली रिजेक्ट हो गई।
4 बिग रीजन्स हैं जिसकी वजह से बोहर का एटॉमिक मॉडल, इतना कुछ जो बोहर ने बताया था वो सब गलत साबित हुआ। जो हमने निकाला, रेडियस निकाला, एनर्जी निकाली, डेल्टा ही निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, वेव नंबर निकाला, सब गलत साबित हो गया। कैसे? ये 4 रीजन्स की बना पर। पहली बात, दिस एटॉमिक मॉडल इज ओनली फॉर दोज एटम्स विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था कि ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स पर लगता था जिनके लास्ट सेल में जिनके पास ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिनके पास 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि बाकी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सारे एलिमेंट्स, उन पर ये नहीं अप्लाई होता था। तो इसलिए एटॉमिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर रहा था और हाइड्रोजन के जैसे एटम्स को एक्सप्लेन कर रहा था, बाकी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज़, बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट ओनली एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि बोहर का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तौर पे देखता था, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने बताया था, जिसमें से एक डी ब्रोगली साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव भी है, लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल उसके वेव के बारे में, उसके वेव नेचर के बारे में कोई आइडिया, कोई भी चीज़ हमें नहीं बताता था। हम उसको एज पार्टिकल देखते थे, इसका मास था जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता था। इस वजह से भी उसको रिजेक्ट किया गया, चूँकि ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको नहीं बता पाया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बोहर्स एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं करता था। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1926 में पेश हुआ था। जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था उसका नाम था वर्नर हाइसेनबर्ग, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ होल्डर। इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे, वो गोल गोल दायरे में मूव करे। वेव्स जो होती हैं वो तो उसको हम नहीं बता सकते हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, वो एटलीस्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। और आपको पता है नील्स बोहर ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या कहा था कि mvr इज इक्वल टू NH/2π, और 2π आपको पता है 2π रेडियन डिग्री के अंदर 360 डिग्री होता है, एक कंप्लीट सर्किल होता है। और ये उस सूरत में होता है जब 2π रेडियन तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन गोल दायरे में मूव करे, जबकि हाइसेनबर्ग ने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन तो गोल दायरे में मूव कर नहीं सकता, चूँकि वो तो एक वेव है, इसलिए कभी भी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकता है, लगभग ये बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसी बात है जब नील्स बोहर ने डेरिवेशंस की थी, जब हमने रेडियस के डेरिवेशन स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हमने इक्वल टू लिया था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू से हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो उस तरह से रेडियस की डेरिवेशन गलत साबित हुई, तो बाद में एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, तमाम डेरिवेशंस गलत साबित हो। ये हाइसेनबर्ग की इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से कि हम एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहेगी, हम सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को। हम जब भी वैल्यू बताएंगे उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, चूँकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल। पार्टिकल तो है, मान लेते हैं कि यह थोड़ा हद तक ठीक है, बट थोड़ी हद तक गलत भी है, चूँकि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, एक वेव की तरह भी, एक रेस की तरह भी ट्रैवल करता है। आगे बात समझ में? तो ये तीसरा ये रीज़न था। चौथा रीज़न था कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट। बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क से मुराद यहाँ पर ये मिचेल स्टार्क नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, वो एक अलग शख्स थे। ये स्टार्क एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और ज़ीमैन भी एक साइंटिस्ट हैं। तो दोनों ने एक इफेक्ट बताया था, स्टार्क ने जो बताया था वो स्टार्क इफेक्ट था, ज़ीमैन ने जो बताया था वो ज़ीमैन इफेक्ट था। अब ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, टूट जाना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्टार्क ये कहता था कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फिर वो ब्रेक हो जाती हैं और छोटे छोटे लाइंस के अंदर, स्मॉलर लाइंस के अंदर। ज़ीमैन ये कहा करता था कि जब इसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो भी स्प्लिट हो जाती हैं सेवरल लाइंस में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था नील्स बोहर ने जो दिया था, नील्स बोहर ने कहा था, ये चेक किया था उसने कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती थी, लाइन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था इसको, कि वो इस तरह से ना लाइंस आती थी, कलरफुल लाइंस आती थी, ऐसी था लाइंस आती थी। ये सिंगल लाइन एक आई हुई है,
फिर थोड़ी ब्रॉड और ब्रॉड और ब्रॉड। तो जो बोहर है वो कहा करता था ये आ रही है ड्यू टू द शेल्स की वजह से, शेल्स की वजह से ये लाइंस आती हैं। ये सबसे पतला वाला के शेल है, उससे जो थोड़ा मोटा है वो एल शेल है। ये शेल एम शेल पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से आ रही है, ये एन शेल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से आ रही है। ये बात किसने कही थी बच्चों? बोहर ने। बाद में जो स्टार्क था उसने इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा और जीमैन ने इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड को रखा। तो स्टार्क और जीमैन दोनों ने नोट किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना बच्चों, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, मतलब एल की लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, एन वाली लाइन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, एन वाली लाइन जो है वो 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। अब उन्होंने बोले ये क्या माजरा है, ये लाइन से स्प्लिट क्यों हो जा रही है? ये तो के शेल था, एल शेल था, एम शेल था, एन शेल था, ये और लाइन स्प्लिट क्यों हो रही है? ये बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना स्टार के इफेक्ट को ना जीमैन इफेक्ट को। बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने क्या किया बच्चों? उन्होंने बताया कि भाई ये इस वजह से कि एटम के शेल के अंदर सब शेल्स भी होते हैं और छोटे 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 शेल्स होते हैं जिनको क्या कहा गया? सब शेल्स। कि के अंदर एक सब शेल है एस, एल के अंदर 2 है एस और पी, एम के अंदर 3 सब शेल आते हैं एस, पी और डी, और एन के अंदर 4 सब शेल्स आते हैं एस, पी, डी और एफ। तो ये इस तरह से शेल्स के बाद फाइनली सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आया, और जो बोहर का कॉन्सेप्ट था ना शेल वाला, सर्कुलर ऑर्बिट वाला, वो रिजेक्ट हो गया। तो दीज आर द 4 रीजन्स विच आर इनफ टू रिजेक्ट द वेरी फेमस बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के स्टार्टिंग से लेकर एंड के रिजेक्शन तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। बात समझ में आ गई सारी?